दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है चौगढ़ के नरभक्षी बाघों की, जिसके 3 एपिसोड हो चुके हैं। तीसरा एपिसोड 2 बाघों में था और 3A और 3B। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस खौफनाक घटनाक्रम का चौथा एपिसोड। वो 2 एपिसोड इसलिए बनाने पड़े थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अचानक से मैं गिर गया था, आपको याद होगा। खैर, घटनाक्रम शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्रेयसी उपाध्याय जी और अभिजीत दास गुप्ता जी का। आप लोग हमेशा ही थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से चैनल को जो आर्थिक सहयोग करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत 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 धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा ही ऐसा ही मेरे पर बना रहेगा, पूरी उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि कहानी के पिछले भाग में मैंने बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब की जान पहचान एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिस पर एक बार बाघ ने हमला कर दिया था। आप लोगों को याद होगा, पिछले एपिसोड में बताया था, लेकिन वो बच गया था। और उस घटना को वो जिम कॉर्बेट साहब को इतने बार बता चुका था कि वो घटना जिम कॉर्बेट साहब को, मतलब वो इस कदर याद हो गई थी कि अगर जिम कॉर्बेट साहब नींद में भी हैं और उससे अगर कोई पूछे कि भाई वो आदमी के साथ क्या हुआ था, तो वो उस घटना को एक एक अक्षर, एक एक चीज़ को, मतलब वो ऐसे सुना सकते थे कि मतलब नींद में भी वो पूरी घटना सुना सकते थे कि क्या हुआ था। दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब ने डिसाइड कर लिया था कि वो 1 हफ्ते के बाद, यानी कि सोमवार के दिन, वापस नैनीताल चले जाएंगे। लेकिन इतवार के दिन सुबह सुबह गांव का मुखिया इनके पास आया और बोला, साहब कल तो आप जा ही रहे हैं, तो क्यों ना आज किसी जानवर का शिकार कर लिया जाए। कुछ गांव वालों के लिए भी हो जाएगा, कुछ आपके आदमियों के लिए भी। जिम कॉर्बेट साहब ने इसकी बात मान ली, बोले चलो ठीक है, चलते हैं। और गांव वालों के साथ मिलकर शिकार पे जाने के लिए अपनी मंजूरी, अपनी स्वीकृति वो दे दी। इतने तक आपको मैं सुना चुका हूँ। जो मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, वो इस घटनाक्रम के, इस पूरे घटनाक्रम को, इसके पहले जो एपिसोड 3B तक जो हुए हैं उनको देख लीजिए, तो आप लोगों को ये पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाएगा कि ये क्या, कितनी खौफनाक कहानी है। अब चलते हैं दोस्तों, लाइट चले गई। कहानी के आगे ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ। शिकार करने के लिए जाते वक्त उस आदमी ने अपनी कहानी को जारी रखते हुए कहा कि साहब, आप देख ही रहे हैं कि अब वो कैसा दिखने लगा है। एक बूढ़ा, कमज़ोर, लाचार सा इंसान, जिसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके हैं। उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका है कि लोग उसे देख के मुंह फेर लेते हैं, जैसे उससे नफ़रत करते हों, उससे डरते हों। ऐसी हालत उसकी हो गई है। लेकिन उसका दुश्मन, वो नरभक्षी बाघ, अभी भी जिंदा है और न जाने कितने लोगों को मार चुका है या बुरी तरह से उन लोगों को घायल करके छोड़ चुका है। उसे मारना बहुत ज़रूरी है साहब। अपनी बात को जारी रखते हुए उसने आगे कहा, साहब आप इस धोखे में मत रहिएगा कि वो कोई साधारण बाघ है। नहीं साहब, नहीं, वो एक दुष्ट आत्मा है। जब भी उसे इंसान का मांस खाने की इच्छा होती है, तो वो कुछ समय के लिए बाघ का रूप धारण कर लेता है और फिर इंसान को मारकर अपना पेट भर के, अपनी प्यास खून की बुझा के फिर शैतान बन जाता है। तो उसको आप बाघ मत समझिए। वैसे तो सभी लोग कहते हैं कि आप एक साधु हैं और साधु की रक्षा करने के लिए कुछ शक्तियाँ दुष्ट आत्माओं से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि उसने, आप उस जंगल में 3 दिन और 3 रातें आप बिता चुके हैं, फिर भी आप जो है सकुशल वापस आ गए हैं। तो आपके पीछे कुछ अच्छी आत्मा है जो आपकी रक्षा कर रही हैं। उस आदमी का शरीर इतना बड़ा और विशाल था कि वो किसी राक्षस जैसा ही लगता था। पहले किसी समय उसके शरीर में जरूर इतनी ताकत रही होगी, क्योंकि कोई आम आदमी, कोई इंसान उस नरभक्षी बाघिन को, जिसने उस आदमी को सिर से पकड़ा हो, इस तरह से हवा में उछाल कर पहाड़ी से नीचे नहीं फेंक सकता है यार। बाघ 200 किलो कम से कम तो होता ही है। अब वही दुबला पतला कमजोर सा दिखने वाला आदमी सबको रास्ता दिखाने वाला बन गया था, मतलब मार्गदर्शक हो गया था। उसके कंधे पर एक कुल्हाड़ी टंगी थी जो अच्छी खासी चमक रही थी। उसका हत्था जो था वो एक ओर से पतला था। उस आदमी ने इन सबको एक घुमावदार और टेढ़े माड़े इधर उधर करते हुए रास्ते से नीचे घाटी की तरफ ले जाना शुरू कर दिया।
अब ये लोग नंदौर नदी के उथले बहाव को पार कर गए। रास्ते में इन्हें सीढ़ीदार खेत दिखाई पड़े, लेकिन वहाँ बाघ के डर से कोई खेती नहीं कर पा रहा था। गांव वालों ने बाघ के डर से उन खेतों की तरफ जाना ही छोड़ दिया था कि यार कहीं बाघ होगा, हमला कर देगा, क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है वहाँ जाओ ही मत। तो वो बंजर से होने लगे थे खेत। थोड़ी देर बाद ये लोग एक पहाड़ी के नीचे पहुँचे, जहाँ से एक बहुत खड़ी और कठिन चढ़ाई शुरू होती थी। वो आदमी तो हवा की तरह चल रहा था, इतनी फुर्ती से, गजब की फुर्ती, गजब की तेज़ी के साथ। लेकिन बाकी लोग जो देखने में उससे ज़्यादा हट्टे कट्टे और मजबूत थे, वो उस आदमी की तरह चल नहीं पा रहे थे। ये सभी लोग रुक रुक कर चल रहे थे। खुद जिम कॉर्बेट साहब भी कई बार नज़ारे देखने के बहाने से रुक रुक कर चल रहे थे कि अरे वाह क्या सीन है, ये है वो है करके। वो भी धीरे धीरे चल रहे थे। लेकिन असल बात ये थी कि सब थक चुके थे, बुरी तरह से थक चुके थे, और बस उस आदमी की चाल के पीछे पीछे चलना चाहते थे, साथ साथ रहना चाहते थे। सबकी कोशिश यही थी कि उस आदमी के कदमों से कदम मिला के चल सकें। अब चले ही जा रहे थे बेचारे। अब चलते चलते ये लोग पेड़ों के झुरमुट से निकलकर एक खुले हुए मैदान में आ गए। इन लोगों के सामने एक सीधा खड़ा पहाड़ था, जो बहुत ऊंचा था, करीब 1000 फुट से भी ज़्यादा रहा होगा। पहाड़ की दीवारों पर छोटे छोटे घास के गुच्छे उगे हुए थे, और उस जगह पर जिम कॉर्बेट साहब ने अपने कैंप से कई बार पहाड़ी बकरियों को, मतलब घुरड़ को, चढ़ते हुए देखा था। थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद इन्होंने देखा कि कुछ बकरियां एक खाई से ऊपर की तरफ आ रही हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं। जिम कॉर्बेट साहब ने एक गोली चलाई, और जैसे ही गोली की धमाका वादी में गूंजा, तो सारी जो घुरड़ थे वो डर के भाग गए, और इनकी आंखों से ओझल हो गए, दिखाई पड़ने बंद हो गए। गोली की आवाज़ से एक बड़े शरीर वाला घुरड़, जो शायद नीचे की तरफ किसी चट्टान पर सो रहा था, वो चौंक कर एकदम से खड़ा हो गया और पहाड़ पर चढ़ने लगा। जिम कॉर्बेट साहब तुरंत ज़मीन में लेट गए, अपनी पोजीशन ले ली, अपनी राइफल को कंधे पे लगाया, तान कर जो है उसका इंतज़ार करने लगे कि वो घुरड़ कहीं पर रुके और ये फायर करें। इनकी और घुरड़ के बीच की दूरी लगभग 200 गज के आसपास रही होगी। थोड़ी देर में वो बाहर की तरफ निकली हुई एक चट्टान के ऊपर आकर खड़ा हो गया और नीचे की ओर देखने लगा, चट्टान से नीचे की ओर देखने लगा जहाँ से आया था। जिम कॉर्बेट साहब ने तुरंत उस पर गोली चला दी। जैसी ही गोली चली, वो एकदम से घबरा गया, लेकिन फिर संभल गया और फिर पहाड़ पर के ऊपर चढ़ने लगा। जिम कॉर्बेट साहब ने तुरंत जो है, राइफल तो थी उनके हाथ में, तुरंत जो है दूसरी गोली दाग दी, जिसके बाद वो कुछ सेकंड तक तो एक किनारे पर टिका रहा, फिर अचानक से नीचे की ओर गिरने लगा। वो झूलती हुई उसी घास वाली ढलान पर नीचे जाके गिरा जहाँ से वो उठकर आया था। ज़मीन से टकराने के बाद वो ढलान पर फिर लुढ़कता चला गया और जानवरों के चलने से बने हुए एक छोटे से रास्ते पे जाके अटक गया। वहाँ पे जाके वो रुक गया, इन लोगों से करीब 150 गज की दूरी पर नीचे की तरफ। अब घुरड़ जब मरने ही वाला था कि तभी अचानक हिमालयी क्षेत्र में रहने वाला एक बड़ा सा भालू एक वैली से निकलकर बहुत तेजी से पगडंडी की ओर भागा। वो बिना पीछे देखे सीधा उस जगह पर जा पहुंचा जहां पर मरा हुआ घुरड़ पड़ा हुआ था। भालू वहां जाकर बैठ गया और घुरड़ को अपने पंजों में पकड़कर उसने सूंघना शुरू कर दिया। तभी जिम कॉर्बेट साहब ने उस पर गोली चला दी, लेकिन शायद गोली चलाने में इनसे थोड़ा जल्दीबाजी हो गई थी, या बंदूक जो है थोड़ा ऐसे तिरछी हो गई थी, या जो भी रहा, इस वजह से गोली भालू की चेस्ट में नहीं लग के उसके पेट पे लगी। उस समय जिम कॉर्बेट साहब के साथ 5 लोग और थे, जो चुपचाप भालू की हर हरकत को देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे भालू को। गोली लगते ही ऐसा लगा कि जैसे भालू को ये शक हो गया था, ये भ्रम हो गया था कि घुरड़ ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। तो उसने गुस्से में आकर घुरड़ को एक और फेंका और फिर तेजी से भागकर पगडंडी पर दौड़ गया, और फिर बड़े गुस्से से भरी आवाज़ों में जोर जोर से वो जो है चिल्लाने लगा, जिस तरह से वो चिल्लाता है एक जंगली भालू, तो चिल्लाने लगा। जब वो जिम कॉर्बेट साहब के ठीक नीचे करीब 100 गज की दूरी पर आया दौड़ता हुआ, तब इन्होंने अपनी राइफल से 5वीं और आखिरी गोली उस पर दाग दी। बाद में जब भालू का पीछा किया गया और उसके शरीर को देखा गया, तो पता चला कि वो आखिरी जो गोली, इनकी 5वीं गोली थी, वो उसके पिछले हिस्से में लगी थी। अब इनके बाकी साथी घुरड़ को लाने के लिए चले गए थे, और इन्होंने उस भालू के खून की लकीर को देखते हुए
उसका पीछा करने का निश्चय कर लिया कि चलो यार अब इसका जो है पीछा करूँगा। पगडंडी पर खून के निशान बता रहे थे कि भालू को गहरी चोटें लगी हैं, लेकिन खाली राइफल के साथ उसका पीछा करना भी तो बेकार था। ये तो बहुत बड़ा जोखिम से भरा हुआ था। आ बैल मुझे मार था, क्योंकि भालू वैसे भी गुस्सैल स्वभाव का जानवर होता है, और अगर घायल हो तो फिर तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जब इनके बाकी साथी भी पास आ गए तो सबने मिलकर विचार किया कि भाई अब क्या करना चाहिए। इनका जो कैंप था वो वहाँ से लगभग साढ़े 3-4 मील दूर था, और उस समय दोपहर के 2 बजे थे। अब वहाँ से वापस जाकर कारतूस लाना, फिर भालू को ढूंढना, फिर उसे मारना, और अंधेरा होने से पहले लौटकर वापस भी आ जाना, ये सब तो बिल्कुल नामुमकिन था, असंभव था। इसलिए इन सब लोगों ने मिलकर यह तय किया कि अब घायल भालू का पीछा किया जाए, और ज़रूरत पड़े तो उसे पत्थरों और कुल्हाड़ियों से ही, ये जो कुल्हाड़ी थी उनके पास, उसी से मार गिराया जाए। पहाड़ की चढ़ाई एकदम सीधी थी और रास्ते में झाड़ियाँ भी नहीं थी, इसलिए अगर भालू इन लोगों से नीचे होता तो बिना किसी बड़ी मुसीबत के ये काम आसानी से निपट सकता था, लेकिन वो तो ऊपर की तरफ था। इन लोगों ने बहुत ही चुपचाप, बिल्कुल शांति के साथ रहकर चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। सबसे आगे जिम कॉर्बेट साहब चल रहे थे, इनके पीछे इनके 3 साथी, और उनके पीछे 2 लोग घोड़ों को पीठ पर लादे हुए ऊपर की तरफ सब लोग चले आ रहे थे। कुछ देर बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर इन्होंने भालू पर आखिरी गोली चलाई थी। वहाँ की जो पगडंडी थी, उस पर पगडंडी पर खून के धब्बे जो है साफ साफ दिख रहे थे, ढेर सारा खून बहा हुआ था। अब उस खून को देखकर इन लोगों का हौसला बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि जानवर बहुत ज़्यादा जख्मी है और ज़्यादा दूर भी नहीं गया होगा। करीब 200 गज और आगे बढ़ने पर इन लोगों ने देखा कि जो वो ब्लड लाइन जो थी, जो खून की लकीर थी, एक सकरी और गहरी घाटी की ओर नीचे की तरफ चली गई थी। अब इन लोगों का सतर्क और सावधान होना ये बहुत ज़रूरी था। तो इन लोगों ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 आदमियों को घाटी की दूसरी तरफ भेज दिया, ताकि अगर जानवर दूसरी तरफ भागे तो वो लोग देख सकें और इन लोगों को इन्फॉर्म कर दें कि भाई वो इस तरफ भाग रहा है। नज़र पे उसको रखने के लिए इन्होंने टीमें बना ली। वो कुल्हाड़ी पकड़ा हुआ जो आदमी था, जिम कॉर्बेट साहब के साथ ही था, वो तब भी डटा ही हुआ था, बहादुरी और एक आत्मविश्वास के साथ। ये दोनों उस घातक जानवर यानी कि भालू का सामना करने को बिल्कुल तैयार थे, या रेडी थे कि आज भालू को मार ही देंगे जी। घुड़ड़ को लादे हुए 2 आदमी सबसे पीछे चल रहे थे। जैसे ही जिम कॉर्बेट साहब द्वारा उनको संकेत मिला सब लोगों को, तो पूरा दल पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। नीचे एक गहरी और काफ़ी सकरी घाटी थी, जिसके करीब 50 फुट नीचे बांसों की एक घनी झाड़ियाँ थी जो झुकी हुई थी। रास्ता पूरी तरह से ढका हुआ था। जिम कॉर्बेट साहब जैसे ही उन्होंने एक वहाँ पे पत्थर फेंका, तो तुरंत वहाँ से एक भारी भरकम गुड़गुड़ाहट गूंजी। ये आवाज़ गुस्से में भरे हुए भालू की थी। इस भयानक आवाज़ को सुनकर सारे लोग तुरंत ऊपर की ओर भागने लगे। अरे आवाज़ सुनी सब भागे। और मज़ेदार बात ये थी कि जिम कॉर्बेट साहब को भी इस प्रकार के शिकार का कोई अनुभव नहीं था, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी पत्थर से भी शिकार करना पड़ेगा। वो तो हमेशा किसी पेड़ में या किसी अच्छी जगह पर घात लगाकर और पूरी प्लानिंग के साथ वो शिकार किया करते थे, और हाथों में उनके भरी हुई राइफल होती थी। यहाँ तो राइफल भी खाली थी, यहाँ तो सिर्फ पत्थर और कुल्हाड़ी से भालू का शिकार करना था। इसलिए इन्हें ये चिंता हुई कि कहीं भालू इनकी ओर तो नहीं दौड़ता हुआ आ रहा है, क्योंकि ये भी दौड़ रहे थे। इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो इन्हें ये देखकर बड़ी राहत मिली कि जितनी तेज़ी से ये लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, उतनी तेज़ी से वो जानवर, मतलब भालू भी विपरीत दिशा में नीचे की तरफ दौड़ रहा था। वो इनसे उल्टी दिशा, ये इधर दौड़ रहे वो उधर दौड़ रहा था। इन्होंने तुरंत अपने साथियों को आवाज़ दी, अरे सुनो सुनो, रुको यार, वो उधर जा रहा है, चलो इधर को चलो, मतलब दिशा को बदलो अपनी। जिम कॉर्बेट साहब की आवाज़ को सुनकर ये पूरा दल, जो ये पूरी टीम थी, ये भालू की ओर बढ़ने लगी। अब वो पत्थर मारे जा रहे थे, जो बिल्कुल पत्थर सही निशाने पे लग रहे थे, जो भालू को चोट पहुंचा रहे थे। और अपने इस निशाने पर इन लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था कि यार वो भालू को लग रहा है, एक और मारो एक और मारो। ये बड़े खुश हो रहे थे। भालू की घरघराहट की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी एक मोड़ आया और भालू आंखों से ओझल हो गया। वो इन लोगों को दिखना बंद हो गया। ना तो इन्हें भालू दिख रहा था और ना ही उसकी कोई इन्हें आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। स्थिति यार बहुत ख़राब और ख़तरनाक हो चुकी थी।
अब इन लोगों के लिए सतर्कता को बनाए रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। भालू जो है कहीं से भी इन पर, मतलब वो कहीं पे भी छुपा हो सकता था और इन लोगों पर एक खतरनाक आक्रमण कर सकता था। वैसे भी भालू का आक्रमण बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो बहुत बुरा आक्रमण भालू का माना जाता है जंगल की दुनिया में। दोस्तों, ये घाटी का जो है बड़ी बड़ी चट्टानों से भरी हुई थी। बहुत ज़्यादा संभावनाएं ऐसी थी कि भालू किसी चट्टान के पीछे छुपा बैठा हो सकता है। इसलिए इन्होंने कुछ लोगों को दोनों ऊपर की ऊंचाइयों की ओर भेज दिया कि बोला भैया उस क्षेत्र, दोनों क्षेत्र से तुम नज़र रखो। इनका एक साथी नीचे झांकने के लिए ऐसे करके आगे बढ़ा और जिम कॉर्बेट साहब दाईं ओर एक खड़ी चट्टान की ओर बढ़े। ये चट्टान लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर थी, ज़मीन से 200 फीट की ऊंचाई पर थी। चट्टान के किनारे पर एक पेड़ था। उस पेड़ की टहनी का सहारा लेकर उसको पकड़कर जिम कॉर्बेट साहब ने ऐसे नीचे झुककर जैसे ही देखा तो इनसे करीब 40 फुट नीचे चट्टान के एक कोने में भालू चुपचाप छुप कर बैठा हुआ था। जिम कॉर्बेट साहब धीरे धीरे पीछे हटे और पीछे हट के उन्होंने इधर उधर देख करके एक पत्थर उनको दिखाई पड़ा करीब 30 पाउंड का, उसको उठाया और फिर दोबारा से उस जगह पर पहुंचे और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जोर से भालू के ऊपर पत्थर को फेंका। हालांकि ऐसा करने में इनके लिए जान का जोखिम था। अगर जरा सा भी संतुलन बिगड़ता तो इनका सीधे नीचे गिरना तय था। 100% नीचे गिरता अगर डिसबैलेंस होते तो। थोड़ा पत्थर का वेग भी होता और अपना भी होता। उस पत्थर से भालू को तो किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो पत्थर भालू के सर से करीब 2 इंच दूर जाकर गिरा। भालू उस जगह से फटाफट उठा और फिर वहाँ से आगे बढ़ गया, वहाँ से चला गया, उस जगह छोड़ दी उसने। कुछ ही पलों में वो फिर दूसरी चट्टान के पास दिखाई दिया। अब शिकार दोबारा शुरू हो चुका था। इस बार रास्ता खुला हुआ था और चट्टानों की जो बाधाएं हो रही थी वो भी कम थी, इसलिए पीछा करने में कोई अड़चन नहीं आ रही थी। इस पूरे शिकार में सबसे मज़ेदार बात ये थी कि शिकार सिर्फ पत्थरों और कुल्हाड़ी की सहायता से हो रहा था, राइफल से नहीं। क्योंकि राइफल की गोलियां तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। गोलियां होती तो अब तक भालू तो कब का ढेर हो जाता, लेकिन गोलियां ही नहीं थी। खैर, लगभग 1 मील तक भालू को और दौड़ाया गया, जब तक कि वो जंगल पार करके सीढ़ीनुमा खेतों तक नहीं पहुंच गया। बरसात के पानी के कारण वहाँ जगह जगह पर उथले हुए नाले बन गए थे उन रास्तों में, और भालू ने उन्हीं में से किसी एक में खुद को छुपा लिया था। अब तो बस इन लोगों को अंतिम निर्णय लेना था, लास्ट डिसीजन अब लेना बाकी रह गया था। दल का एकमात्र व्यक्ति जिसके पास हथियार था वो वही व्यक्ति था जिसके चेहरे पर बाघ के हमले के गहरे निशान थे, वो आदमी। अब वो आगे बढ़ा, सभी लोगों ने शिकार करने का सारा जिम्मा उसी को सौंप दिया था कि भैया तेपा कुल्हाड़ी है, तू ही मार। और उससे भी उसे बड़ी खुशी खुशी मंजूर कर लिया, हाँ मैं मारूंगा यार, क्या चिंता है। वो धीरे धीरे भालू की ओर बढ़ने लगा। अच्छा, उसकी चाल में गजब का कॉन्फिडेंस और आंखों में स्थिरता स्थिरता कहते हैं वो थी। भालू के नज़दीक पहुंचकर उसने अपनी चमकती हुई कुल्हाड़ी को जोर से घुमाया और फेंका भालू की तरफ। कुल्हाड़ी सीधे भालू की खोपड़ी में जाकर लगी, बिल्कुल सटीक और अचूक निशाना। लेकिन वो धार वाली साइड से नहीं, उल्टी साइड से लगी। जैसे मतलब इतना बढ़िया निशाना था जैसे किसी शिकारी को जो है ना वर्षों का अनुभव हो मारने का, ऐसे बिल्कुल। लेकिन कुल्हाड़ी भालू के सिर पर जब लगी और वो ऐसा लगा जैसे किसी रबड़ की चीज पर लगी हो, उससे टकराई और फिर छटक कर दूर चली गई। चोट तो लगी होगी भालू को, वो गुस्से में आया और अपनी दोनों टांगों में खड़ा हो गया। जैसे ही वो चिल्लाते हुए खड़ा हुआ, इन लोगों के बीच में भगदड़ मच गई और ये एक दूसरे से टकरा कर गिरने लगे। वो तो गनीमत ये रही कि इनकी ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर भालू ने इन लोगों पर पलटकर आक्रमण नहीं किया। अगर वो इन लोगों पर हमला करता तो वो निश्चित रूप से इन लोगों पर भारी, बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है यार। लोग कुछ नहीं कर पाते। कुल्हाड़ी कहीं पड़ी हुई थी, ये पत्थर से कितना बचते। ये पूरा मैदानी क्षेत्र खुला खुला सा था, वो भालू को सूट नहीं कर रहा था। इसलिए भालू वहाँ से भागा और एक जगह में जाकर फिर से दोबारा से छिप गया। अब की बार कुल्हाड़ी चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जिम कॉर्बेट साहब को मिली कि जिम कॉर्बेट साहब अब आप जाइए। भालू जो पहले ही जख्मी हो चुका था वो बड़े गुस्से में था और इस वजह से जब भी कोई उसके पास जाने की कोशिश करता तो वो और भी ज़्यादा सतर्क और ख़तरनाक हो जा रहा था, बिल्कुल और ज़्यादा भयानक हो जा रहा था। जिम कॉर्बेट साहब को उसके पास तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने
कई तरह की युक्तियां लगाईं और खैर किसी तरह से अपने आप को इस लायक बना लिया कि वो भालू पर निशाना साध सके। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि जिम कॉर्बेट साहब का बचपन भी काफ़ी दिलचस्प रहा था। जब वो छोटे थे तो उनका सपना था कि वो कनाडा जाकर नंबरमैन बने। एक ऐसा लकड़हारा जो जंगलों में बड़े बड़े पेड़ों को काटता है, उनकी बड़ी बचपन की तमन्ना थी। और बचपन में ही इन्होंने कुल्हाड़ी चलाने की इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, मतलब इतना अपने आप को उस पर इतना एक्सपीरियंस ले लिया था कुल्हाड़ी चलाने का, कि ये माचिस की तिल्ली को भी कुल्हाड़ी से 2 हिस्सों में काट सकते थे। लगाओ, माचिस की तिल्ली को 2 हिस्सों में काट देते थे। कितनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी। इस अभ्यास के कारण इनके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास था। इन्हें खुद पर और कुल्हाड़ी पर पूरा पूरा भरोसा था कि ये भालू को मार देंगे। इनके हाथों में जो कुल्हाड़ी थी वो किसी और की थी, और उसका मालिक डर रहा था कि कहीं कुल्हाड़ी पत्थर पर ना गिर जाए, पत्थर पर ना लगे और ख़राब ना हो जाए। लेकिन जब जिम कॉर्बेट साहब भालू के नज़दीक पहुँचे तो इन्होंने बिना कोई देर किए एक ही झटके में उसकी कुल्हाड़ी का जो फलक होता है, धार वाला हिस्सा, वो पूरा भालू की खोपड़ी में उतार दिया। पूरा एक ही बार में भालू वहीं पर ढेर हो गया। हिमालयी भालू की खाल पहाड़ों में बहुत कीमती मानी जाती है। जिम कॉर्बेट साहब ने कुल्हाड़ी के मालिक से कहा कि वो भालू की खाल और घुड़ड़ के मांस का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकता है। ये सुनकर वो आदमी तो खुशी से भर गया, लेकिन बाकी लोग उससे बड़ी, मतलब वो होती है ना, खुंदक जलन वाली नज़रों से, साले को यार खाल भी इसको मिल गई और मांस का हिस्सा भी ज़्यादा इसको मिलेगा। एक वो होता है ना, वही बाकी लोगों को होने लगा। धीरे धीरे गांव से और लोग भी आने लगे। कुछ खाल उतारने के लिए, मदद करने के लिए आए थे, और कुछ लोग मांस में हिस्सा मिल जाने की उम्मीद से आ गए थे। इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब तो अपना पहाड़ पर चढ़कर गांव की ओर लौट गए। बाकी लोग अपना काम कर रहे थे, ये अपना वहाँ से आगे बढ़ गए। इनके मन में पहले से ही था कि एक प्लानिंग थी इनकी कि गांव से लौटने से पहले ये उस घायल लड़की से ज़रूर मिलेंगे जिसे नरभक्षी ने पहले घायल कर दिया था। इन्होंने उसकी दवा ववा करी थी। ये उससे मिलकर लौटे। वो दिन इनके लिए बहुत ही थकान से भरा हुआ था। अपने कैंप में लौट कर आए, खाना वाना खाया और उसके बाद ये सो गए। बहुत गहरी नींद में सो गए, मतलब बहुत ही गहरी नींद। खुद जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा, अगले दिन उनको ऐसा लग रहा था कि अगर बीती रात नरभक्षी आ जाता तो शायद इन्हें सोते में ही पकड़ ले जाता, इतनी गहरी नींद। खैर, अगली सुबह जब जिम कॉर्बेट साहब दलकनिया की ओर लौटे तो इन्होंने देखा कि वहाँ की पत्थरदार और बिना पेड़ों वाली जो रास्ता था चढ़ाई वाला, बड़ा टफ था, बहुत कठिन था। जब इन्होंने गांव वालों को से इसका जिक्र किया तो गांव वालों ने इन्हें सुझाव दिया कि वो हेड़ा खान वाले रास्ते से जाएं। वो रास्ता सरल था और उस रास्ते में सिर्फ एक छोटी सी चढ़ाई के बाद रामगढ़ की ओर जाने वाली जो रास्ता था वो पूरी ढलान वाला था, और उस रास्ते से जिम कॉर्बेट साहब आराम से नैनीताल तक जा सकते थे। गाँव वालों ने अपना सजेशन दे दिया। जिम कॉर्बेट साहब ने रात में ही अपने आदमियों से कह दिया था कि वो लोग बिल्कुल तैयार रहे, सूर्योदय से पहले ही उन लोग वहाँ से निकल जाएंगे। और सामान वामान बांध कर उन लोगों को अपने पीछे आने के लिए बोलकर ये दलकनिया में अपने मित्रों से मिलने के बाद ये करीब 2 मील लंबी चढ़ाई पर चल पड़े। जो रामगढ़ के लिए जाना था, जो इनको रास्ते पे निकल गए। अपना आदमी पीछे पीछे सामान लेके आ रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब उस दिन ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे थे जो पहाड़ियों की गहराइयों से होता हुआ जा रहा था। बार बार खुली जगहों में निकलता, फिर अंदर चले जाता, फिर बाहर निकलता, फिर अंदर। बहुत सकरा रास्ता था और घने शाहबलूत और चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ। नीचे झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि हर क्षण किसी खतरे की आहट महसूस होती थी। पिछले 1 हफ्ते से उस नरभक्षी बाघिन की कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए जिम कॉर्बेट साहब और भी अधिक सतर्क थे और भी अलर्ट थे। कैंप से निकले इन्हें 1 घंटा बीत चुका था। ये बिना किसी दुर्घटना के एक खुली जगह पर पहुंच गए। ये जो खुली जगह थी, ये पहाड़ के पास जंगल रोड से करीब 200 गज की दूरी पर थी। ये जो खुली हुई जगह थी, एक नाशपाती जो फल होता है उसके आकार जैसी थी, लगभग 100 गज लंबी और 50 गज चौड़ी। उसके बीचों बीच वर्षा के कारण पानी जमा हो गया था, एक तालाब जैसा बन गया था, एक कुंड जैसा बन गया था। ये जगह जो है जंगल के सांबर, गुड़हल और जो भी पक्षी जानवर वगैरह थे उनके पानी पीने और मिट्टी में लौटने के लिए उन लोगों का अड्डा बन गया था ये जगह। इस तालाब के आसपास के रास्तों को टटोलने के लिए जिम कॉर्बेट साहब ने पगडंडी छोड़ दी और चट्टान की चोटी के पास से सड़क की दिशा में निकल पड़े।
जैसे ही ये तालाब के पास पहुँचे तो इन्हें बाघिन के एकदम फ्रेश पग मार्क्स दिखाई पड़े, उस नरभक्षी बाघिन के। बाघिन उसी दिशा से आई थी जिस दिशा से जिम कॉर्बेट साहब आए थे। मतलब ये कि बाघिन जिम कॉर्बेट साहब के आगे आगे चल रही थी, और शायद इनके आने से वो चौंक कर एकदम से चौंक गई होगी जब उसे मैं पता चला कि ये इनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो वो तालाब पार करके जंगल के घने हिस्से में छिप गई थी। अब एक बहुत बड़ा मौका इनके हाथ से निकल चुका था। जिम कॉर्बेट साहब को महसूस हुआ कि जितना ध्यान वो हर तरफ देखकर, मतलब आगे की तरफ देखकर अपना रख रहे थे, उतना ही ध्यान पीछे दाएं बाएं हर तरफ देख के चल रहे होते तो शायद बाघिन पर इनकी नज़र पहले ही पड़ जाती। लेकिन परिस्थिति अभी भी पूरी तरह से इनके खिलाफ नहीं हुई थी। ये तो पक्का था कि बाघिन ने इन्हें देख लिया है, इसलिए वो चुपचाप पीछे हट गई थी और कहीं पर जाके छुप गई थी और लगातार जिम कॉर्बेट साहब पर नज़र रखे हुई थी। ये तो 100% ट्रुथ था। शायद उसे लगा होगा कि ये जो आ रहा है आदमी ये भी पानी पीने के लिए आया होगा, वो इनकी हरकतों पर नज़र रखना चाह रही थी। जिम कॉर्बेट साहब की चाल ढाल अभी तक पूरी तरह सामान्य रही थी, बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। अगर वो बाघिन को ये यकीन दिला देते कि इन्हें उसकी मौजूदगी का कोई आभास नहीं है, तो शायद वो अपनी जगह से बाहर निकल आती या इन पर अटैक करती, कुछ करती, वो कुछ प्रयत्न करती। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे। ये अपने हैट के जो ओट थे उसकी से चारों तरफ नज़र दौड़ाते, हैट को नीचे करके, लेकिन अपने हाव भाव से खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कहने का मतलब अंदर से बिल्कुल सतर्क और बाहर से बिल्कुल लापरवाह। यह भी कभी झुककर सूखी लकड़ियाँ बीनने लगते, कभी खांसने लगते, तो कभी पानी इधर उधर फेंकते। फिर ये एक चट्टान की आड़ में गए, वहाँ पर इन्होंने आग जलाई, फिर एक सिगरेट सुलगाई, और फिर कुछ देर बाद जब आग बुझ गई तो ये वहीं पर ज़मीन पर लेट गए और अपनी बाह को ऐसे तकिया बनाकर अपने सिर के नीचे रख लिया, ऐसे रख के सो जाते हैं ना, ऐसे रख लिया। राइफल को अपने बगल में रखकर उसके जो ट्रैगर था उस पर अपनी उंगली जमा दी। जिस चट्टान की ओट पे ये लेटे हुए थे उस चट्टान के पीछे की दीवार इतनी सीधी थी कि कोई जानवर उस पर चढ़ ही नहीं सकता था। यानी कि पीछे की तरफ से किसी तरह की कोई खतरे की आशंका नहीं थी, कोई खतरा नहीं होना था, क्योंकि पीछे दीवार थी और एकदम सपाट थी। अब तो इन्हें बस खुद को अपने सामने के इलाके से अपने आप को बचाना था, कि क्योंकि अटैक जो भी होता है सामने से ही होता है, एक वीव समझ लीजिए उतने एरिया से होता है। वो जगह इन्हें पूरी तरह सुरक्षित लग रही थी। बहुत देर से इन्होंने ना तो कुछ देखा ना कुछ सुना, लेकिन इनका अनुभव कह रहा था कि बाघिन इन्हें लगातार देख रही है। इनकी हैट की जो रिम थी वो आंखों को ढक जरूर रही थी, लेकिन इनकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी। जंगल का हर कोना, हर झाड़ी, हर पेड़, सब कुछ इनकी निगाहों में था। आप जानते हैं कितना एक्सपर्ट थे ये, कितने एक्सपीरियंस होल्डर थे। अब ये एक धैर्य की परीक्षा थी, एक शिकारी और बाघिन के बीच। ना कोई शब्द, ना कोई आवाज़, जंगल पूरी तरह शांत, हवा एकदम बंद, कोई पत्ता तक नहीं हिल रहा था, ऐसा समझ लीजिए। जिम कॉर्बेट साहब चुपचाप एक चट्टान के पीछे अपना लेटे हुए थे। इनके आदमी जो इनके पीछे पीछे आ रहे थे वो कुछ गीत वगैरह गाते हुए आ रहे थे, जो इनको एक सुनाई पड़ते फिर गायब हो जाते, फिर सुनाई पड़ते गायब हो जाते, क्योंकि रास्ता अंदर बाहर अंदर वाला था ना। जिम कॉर्बेट साहब तक उन्हें पहुंचने में अभी 1-1.5 घंटे का समय और लगना था। इस बीच बाघिन के हमला करने का डर भी बना हुआ था। यार कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे समय बहुत धीरे धीरे चल रहा है और कभी कभी लगता है कि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। जिम कॉर्बेट साहब की जो बाईं बाह जिसे इन्होंने सिर के नीचे टिकाया हुआ था वो इतनी देर से ऐसे पड़े पड़े जड़ सी हो गई थी, वो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। नहीं क्या सुन्न हो गया यार, तो सुन्न हो गई थी, उसको कोई एहसास नहीं हो रहा था, तो एकदम बिल्कुल नहीं हो जाता। आप लोगों को भी कई बार होता होगा, कभी पाँव कभी हाथ एक ही तरह से बैठे रहो तो। इसी बीच मोड़ पर फिर से इनके आदमियों की आवाज़ सुनाई पड़ी जो गाना गाते हुए आ रहे थे। शायद बाघिन ने भी उसी मोड़ पर, जिस पर इनके आदमी थे, उसी मोड़ पर जिम कॉर्बेट साहब को देख लिया होगा जब वो तालाब का पानी पी रही होगी। इन्हें देखकर वो जल्दी से मुड़ी होगी और जंगल की तरफ भाग गई होगी। अब जो भी हुआ होगा उस टाइम, खैर इनके हाथ से तो उसे मारने का जो एक अच्छा मौका था वो निकल ही चुका था, क्योंकि पहले अगर अलर्ट होते हुए आते तो शायद बाघ इनको निशाने पे ले सकते थे, लेकिन अब तो सब बेकार था। इनके सभी साथी थोड़ी ही देर में इनके पास आ गए। फिर सभी लोग पहाड़ी चढ़कर सड़क की ओर चल पड़े। ये लोग करीब 20 मिनट पैदल चलकर हेड़ा खान के जंगल वाले जो गेस्ट हाउस था वहाँ पहुँच गए। गेस्ट हाउस से कुछ आगे जाकर एक मैदान आया
वहाँ से सड़क फिर घने जंगल में चली गई थी। जिम कॉर्बेट साहब ने अपने आदमियों को आगे कर दिया कि बोले भाई चलो तुम लोग आगे आगे चलो, और ख़ुद उनके पीछे पीछे चलने लगे। करीब 2 मील चलने के बाद इन्हें सड़क पर एक आदमी बैठा हुआ मिला। एक आदमी था, सड़क पे बैठा हुआ था। वो आदमी अपनी भैंसें चरा रहा था। अब तक इन लोगों के कुछ खाने पीने का भी समय हो गया था। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उससे पूछा कि भाई यहाँ कहीं कहीं पीने के लायक का कहीं पानी नहीं मिल जाएगा? तो उस आदमी ने बताया कि सामने नीचे एक झरना है जहाँ से उसके गांव के लोग पानी भरते हैं, और ये भी बताया कि वैसे अगर चाहें तो वो थोड़ा सा और आगे चले जाएं, सड़क पे ही एक दूसरा झरना है जो बिल्कुल सड़क के पास में ही लगा हुआ है, वहाँ से भी आप पानी आराम से ले सकते हैं। वो आदमी लोहाली गांव का था। उसी गांव में कुछ समय पहले एक औरत को बाघिन ने मार दिया था, याद होगा आपको। उसके बाद से बाघिन की कोई खबर नहीं मिली थी। शायद बाघिन अब जंगल के दूसरी ओर है। ये उस आदमी का मानना था कि ये बाघिन इस तरफ नहीं, जंगल के दूसरी ओर है। जिम कॉर्बेट साहब ने उसे बताया कि नहीं भाई, बाघिन के ताज़ा पंजों के निशान उन्होंने अभी अभी देखे हैं खुद तालाब के पास। बाघिन इसी एरिया में है। और उन्होंने चारवाए को समझाया कि वो अपनी भैंसों को जल्दी जल्दी समेटे और अपने गांव लौट जाए, क्योंकि खतरा जो है पूरे इसी एरिया में है, यहीं पे कहीं पे है खतरा। जिम कॉर्बेट साहब की बात को सुनकर वो आदमी बोला कि साहब ऐसा है, भैंसें थोड़ा सा घास चढ़ लें तो फिर वो निकल जाएगा। जिम कॉर्बेट साहब ने उसे एक सिगरेट दी और फिर दोबारा से उसको बोला भैया चले जा, और फिर अपना आगे बढ़ गए। कुछ महीनों बाद जब जिम कॉर्बेट साहब दोबारा लौट के गांव में वापस आए तो गांव वालों ने एक दुखद खबर सुनाई इस आदमी के बारे में जो सड़क पे बैठा हुआ था। वो आदमी जब गांव लौटा था तो वो पूरी तरह से घायल था। उसने गांव वालों को बताया कि कारपेट साहब से बातचीत करने के बाद उसने सिगरेट जलाने के लिए वो ऐसे करके झुका आगे को, तो उसी टाइम बाघिन ने उसके दाएं कंधे को पकड़ लिया, पीछे से दाएं कंधे को पकड़ लिया और पीछे की ओर खींचने लगी। अब वो घबरा गया, उससे जोर जोर से आवाज़ देनी शुरू करी, लेकिन उसकी आवाज़ जो है दूर तक नहीं पहुंच पाई। जिम कॉर्बेट और उनके आदमी नहीं सुन पाए। उसकी भैंसों ने बाघिन की गुर्राहट और अपने मालिक की चीख को सुना तो दौड़ते हुए अपने मालिक की तरफ आ गई और मालिक को बचाने के लिए बाघिन से भिड़ गई। अब भैंसों के कारण बाघिन ने आदमी को छोड़ दिया और वहाँ से भाग गई। लेकिन बॉस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारवाए का कंधा और दोनों बाहें टूट चुकी थी। खैर किसी तरह से वो एक भैंसे पर चढ़ गया और भैंसे उसे लेकर गांव तक पहुंच गई। गांव वालों ने एक कपड़े से उसके कंधे को कसकर बांधा और उसे उठाकर बिना कहीं रुके 30 मील दूर हल्द्वानी अस्पताल तक ले गए। लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई उसकी। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। दोस्तों बहुत ही दिलचस्प, खतरनाक और रोमांचित करने वाला घटनाक्रम है ये। कोशिश करिएगा कि इसके सारे एपिसोड आप देख सकें, पहले से लेकर अभी तक और फिर इसके आने वाले। आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद चैनल को मिल रहा है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। आपका ये आशीर्वाद इसी तरह से उत्तरांचल डायरीज़ के ऊपर बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपके प्यार और हौसला अफजाई से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और मैं अपनी जो परेशानियाँ होती हैं इनको मैं भूल जाता हूँ। अभी भी मेरे को स्ट्रेन पड़ रहा है लेकिन मैं भूल गया हूँ, कहानी में खो गया हूँ। जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं उन सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय उत्तरांचल डायरीज़ को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। मुझे और इस चैनल को आप सभी लोगों के आशीर्वाद की बहुत सख्त आवश्यकता है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद देने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, है ना? पूरा ही देंगे ना? ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों साथी एक प्रार्थना जो हमेशा करता हूँ आज भी कर रहा हूँ, अगर संभव हो तो यार थैंक्स वाले ऑप्शन में ज़रूर जाएं और अपनी श्रद्धानुसार जो भी राशि आपको सूट करे, 40, 100, 200, 500, 1000 जो भी आपको सूट करे वो चैनल को ज़रूर डोनेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।
तो फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए दोस्तों चलने की, ताकि जल्दी ही आ सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। ओके, बाय बाय दोस्तों। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।